नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल BSAT की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्पेशल की आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है जेल वार्डर और फायरमैन की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज का सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो दोस्तों चार कथन आपके सामने दे रखे हैं। पहला कथन, मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। कथन दूसरा देखते हैं, उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तीसरा कथन देखते हैं, राजस्थान में भारत की भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। और चौथा कथन है कि भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, और विकल्पों के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें तो पहला जो कथन दिया गया है कि भारत में मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, यह कथन सही है। कुल जो गाय बैल की संख्या है उसका लगभग 38% जो है सिर्फ और सिर्फ दोस्तों मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। कथन दूसरा देखते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सबसे ज्यादा संख्या पाई जाती है। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। दोस्तों भैंसों के मामले में उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा भैंसें पाई जाती हैं। और भैंसों के बारे में एक बात और इंपॉर्टेंट है तो दोस्तों कि विश्व में किसी एक देश में जो सबसे ज्यादा भैंसें पाई जाती हैं तो वह हमारा देश भारत है। लगभग टोटल जितनी संख्या है भैंसों की उसका आधा जो है वो भारत में ही पाया जाता है। कथन तीसरा देखते हैं कि राजस्थान में भारत की भेड़ों की जो सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तो दोस्तों यह कथन गलत है क्योंकि आंध्र प्रदेश में जो है भेड़ जो है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और कथन चौथा यह भी गलत है। तो दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों पहला और दूसरा तो सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? जी शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या। तो दोस्तों अगर हम बात करें शस्य जलवायु क्षेत्र तो इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों, और कौन कौन से कारक होते हैं, जैसे मिट्टी, वर्षा, तापमान, जल और मानव संसाधन। तो दोस्तों इन्हीं के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। कितने? 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, जी दोस्तों क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में आंवला का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी, प्रतापगढ़ जिले में आंवले का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है? जी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसलों की बुआई जो है वो जून और जुलाई माह के दरमियान की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों अगर कई बार पूछ लिया जाता है खरीफ की प्रमुख फसलें कौन सी है तो ज्वार, धान और बाजरा जो है वो खरीफ की प्रमुख फसलों के अंतर्गत आती है। बुआई कब होती है? जून और जुलाई के दौरान। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसने जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। जी दोस्तों जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया झांसी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा राजधानी लखनऊ, मुजफ्फरनगर और गोरखपुर इन तीनों ही स्थानों पर पशुओं के लिए पॉलीक्लिनिक उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? जी दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल दिए गए विकल्पों में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी, गेहूं जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है? और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार कई सारे एग्जाम्स में यह पूछा जा चुका है। बिल्कुल ठीक, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है गन्ना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें तो प्रदेश के कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल के लगभग 13% पे, मतलब जितने एरिया में खेती होती है उसके 13% में अकेले गन्ने की खेती की जाती है। और उत्तर प्रदेश जो है लगभग
35 से 38% तक अकेले गन्ने का उत्पादन करता है। बात हो रही हो अगर पूरे भारत में, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? फसल चक्र मतलब कौन सी फसल लगाएं और उसके बाद फिर कौन सी फसलें लगाएं, तो वह फसल चक्र हो गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा जा रहा है, तो दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से सबसे उपयुक्त फसल चक्र ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक, धान या मक्का और उसके बाद फिर गेहूं की बुआई की जाती है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? जी दोस्तों, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए 15% लगभग जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो दोस्तों कौन सी फसल जो है सबसे कम समय में तैयार हो जाती है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी मूंग, तो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। दोस्तों लगभग 60 दिनों के समय में ही मूंग की फसल जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मसूर और चना जो आपको ऑप्शन में दिया गया है, मसूर और चना, तो दोस्तों लगभग 90 दिन का समय लगता है मसूर और चना की फसल को पकने में। अरहर में दोस्तों काफी ज्यादा समय लगता है, लगभग 260 दिनों का समय लग जाता है अरहर की फसल में। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर डी 60 दिन में पक जाती है मूंग, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत कितना है? दोस्तों अगर हम बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगे कुल कर्मियों में कृषि में लगे जो कर्मी है उनका जो परसेंट है वो है 59। दिए गए विकल्प जो है वो गलत है। दिए गए विकल्प ऑप्शन नंबर जो हम बना रहे हैं ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। लगभग 59% लोग जो है कामगार है वह कृषि में कार्यरत है। ऑप्शन नंबर ई राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? तो दोस्तों यूपी स्पेशल की है क्लास, तो ऑप्शन भी हमारा वही आना चाहिए यूपी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, विश्व में दूध का अग्रणी उत्पादक कौन है? जी बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर बी, भारत जो है विश्व में दूध का सबसे अग्रणी उत्पादक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसका जो है प्रभाव सबसे ज्यादा रहा है वह कि उत्तर प्रदेश में किसानों के द्वारा उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो दोस्तों सोयाबीन के उत्पादन की बात हो रही है, किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है सोयाबीन का? बुंदेलखंड, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र के दोस्तों कुछ जिले हैं जैसे जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा और महोबा। तो दोस्तों इन जिलों में जो है सोयाबीन की खेती मुख्य रूप से की जाती है। अगला प्रश्न, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। मथुरा में स्थित है। और कब इसकी स्थापना हुई थी? तो वर्ष 2001 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी दलहन फसल जो है वो सबसे ज्यादा एरिया में लगाई जाती है? जी ऑप्शन नंबर डी चना जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प है। अगला प्रश्न, दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान और कुछ राज्यों के नाम आपके समक्ष दिए गए हैं, तो जल्दी से विचार करके बताएं कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह किस राज्य में स्थित है। दोस्तों अगर हम बात करें तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। असम की बात करें दोस्तों तो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में स्थित है।
बात करें दोस्तों सिमलीपाल की, तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है और कर्नाटक में स्थित है दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो दिए गए विकल्पों में से हमारा ऑप्शन नंबर बी 2 4 3 1 इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों गंगा डॉल्फिन सेंचुरी, संत कबीर नगर दे रखा है, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान IVRI, तो दोस्तों ये तो बरेली में स्थित है, बिल्कुल सही है। पक्षी सेंचुरी की बात करें दोस्तों तो यह भी बिल्कुल सही है, यह भरतपुर में स्थित है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यह हरियाणा के करनाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो एक ही बचता है दोस्तों, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर, यह सही से सुमेलित नहीं है। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यह संत कबीर नगर में स्थित ना होकर कहां स्थित है? भागलपुर में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों कहां स्थापना की जा रही है इस बब्बर शेर सफारी की? इटावा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। जिन्होंने भी बताया इटावा, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है। तो दोस्तों किस जनपद के अंतर्गत यह पक्षी विहार स्थित है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया उन्नाव जनपद में स्थित है नवाबगंज पक्षी विहार, इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। इसके अलावा दोस्तों गाजियाबाद जनपद में भी एक पक्षी विहार है जिसका नाम है ओखला पक्षी विहार। ओखला पक्षी विहार कहाँ स्थित है दोस्तों? गाजियाबाद में स्थित है। बात करें दोस्तों अगर हम गोंडा जनपद की, तो गोंडा जनपद में भी एक पक्षी विहार है, नाम है पार्वती अर्गा पक्षी विहार। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में है। और समसपुर पक्षी विहार जो है वो रायबरेली जनपद के अंतर्गत स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। कहां स्थित है? तो लखीमपुर खीरी जिले के अंतर्गत यह स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 1 जुलाई से 7 जुलाई की जो सप्ताह होता है, जुलाई का पहला सप्ताह होता है, इस सप्ताह को उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। किस उद्देश्य से? तो दोस्तों आम जनता को पौधारोपण के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह का आयोजन प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच किया जाता है। अगला प्रश्न, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 10 लाखी नगरों को उनकी जनसंख्या आकार के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं दिए गए विकल्पों में से राइट ऑप्शन इस प्रश्न के लिए हमारा क्या होना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, तो उत्तर प्रदेश के 7 नगर जो है वो 10 लाखी नगरों के अंतर्गत आते हैं। आधार क्या है? 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के 7 नगर 10 लाख की जनसंख्या से अधिक है। कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इलाहाबाद, बनारस, मेरठ, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर और लखनऊ। दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहला नंबर होगा दोस्तों इलाहाबाद का, उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा दोस्तों हमारा मेरठ, तीसरे नंबर पर आएगा दोस्तों हमारा आगरा और चौथे नंबर पर आएगा दोस्तों लखनऊ, यदि बात हो रही हो जनसंख्या की। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, दोस्तों 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो पुरुषों की साक्षरता दर है वह क्या है? बिल्कुल ठीक 77.3%। अगर बात हो रही है पुरुषों की तो 77.3% जो है वो पुरुषों की साक्षरता दर है। ऑप्शन नंबर जी दोस्तों अगर हम बात करें तो सबसे नियरेस्ट है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो उत्तर प्रदेश में 77.3% जो है पुरुष जो है वो साक्षर हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो दोस्तों किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता दर है? बिल्कुल ठीक ऑप्शन नंबर
डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। रामपुर में दिए गए ऑप्शंस में से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा दोस्तों एक ऑप्शन और जो कि दिया नहीं है प्रश्न में, श्रावस्ती जो है उत्तर प्रदेश में महिलाओं की जो साक्षरता दर की बात है तो श्रावस्ती में न्यूनतम महिलाओं की साक्षरता दर है, कितनी है? 37.7% है। कहां? श्रावस्ती में, जहां की महिलाओं की जो साक्षरता दर है वह न्यूनतम है। याद रखिएगा दोस्तों, श्रावस्ती महिलाओं की न्यूनतम साक्षरता दर कितनी है? 37.07। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षर जिला, बिल्कुल ठीक। बात करें दिए गए ऑप्शंस में से, हमारा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार 80.12% जनगणना यहाँ की साक्षर है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इसके बाद अगर दोस्तों हम बात करें गाजियाबाद की तो 78.07%, लखनऊ की बात करें दोस्तों तो 77.29%, और कानपुर की बात करें दोस्तों तो कानपुर की जो शिक्षित आबादी है वह है 79.65%। तो दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? ऑप्शन नंबर डी रामपुर, बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई है? निम्नतम साक्षरता अंकित की गई है। दोस्तों बात करें दिए गए ऑप्शंस में से, हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? श्रावस्ती। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों श्रावस्ती की जो साक्षरता दर है 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर 46.74% है, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा 2011 की जनगणना में साक्षरता दर में सर्वाधिक है? तो दोस्तों जनगणना से संबंधित प्रश्न अक्सर ही पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर प्रश्नों के साथ साथ एक ही बार में कोशिश की जा रही है कि जनगणना से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट वो एक ही बार में कवर कर लिए जाएं। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा गाजियाबाद जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 2001 की जनगणना के आधार पर पूछा गया है। दिए गए ऑप्शंस में से अगर हम बात करें दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आजमगढ़ जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार वहां पर लिंगानुपात जो कितना था 1026, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या थी 1026। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? जी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है वो बदायूं है। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि यह कथन जो है वो सही नहीं है। अगर हम बात करें दोस्तों न्यूनतम लिंगानुपात की तो यह जिला बदायूं नहीं है। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है? जी ऑप्शन नंबर डी कानपुर जनपद में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? तो दोस्तों कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश का सबसे घना जो बसा हुआ जिला है कौन सा है? गाजियाबाद। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा हुआ जिला है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि उच्चतम थी? तो दोस्तों किस दशक में जो है उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि उच्चतम रही है? 1991, 2001। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही? तो दोस्तों किस दशक में जो है हमारी मतलब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा रही थी? जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है। अगर आपको लगता है कि 1971 से 81 तक का जो दशक था तो उस दशक के दरमियान उत्तर प्रदेश की जो दशकीय वृद्धि दर है वह कितनी थी दोस्तों? वह थी 25.4%। अगर हम बात करें 71 से 81 तक के दशक की जो उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर थी वह थी 25.4%, और जबकि
भारत की जो राष्ट्रीय वृद्धि दर थी इसी दशक के दरमियान वह थी 24.6%। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितने प्रतिशत है? बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर बी, लगभग 48% महिलाएं पाई जाती हैं कुल आबादी से। अगर हम तुलना करें उत्तर प्रदेश की तो ऑप्शन नंबर बी 48% इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी? जी दोस्तों, महोबा, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्राम जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? दोस्तों, कुल जनसंख्या में जो हमारी ग्रामीण जनसंख्या है उसका प्रतिशत बिल्कुल ठीक 77.7%, लगभग 77.7%। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो दोस्तों, अधिकतम वाला तो हमें पता है लखीमपुर खीरी। न्यूनतम क्षेत्रफल की अगर हम बात करें दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध नगर इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। कितना क्षेत्रफल है? तो दोस्तों सिर्फ 1501 वर्ग किलोमीटर एरिया है गौतम बुद्ध नगर का। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से हैं? जी दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें तो लखीमपुर खीरी जिले का जो क्षेत्रफल है वह सबसे ज्यादा है और संत रविदास नगर का जो क्षेत्रफल है वह सबसे कम है। दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो दोस्तों, यहाँ पर रिवीजन भी आपका साथ में हो रहा है। दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर बी हम पीछे ही प्रश्न में देख चुके हैं कि सबसे बड़ा जिला जो है वो लखीमपुर खीरी है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया सही विकल्प है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहां अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है, यानी अल्पसंख्यक का केंद्रीकरण है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया रामपुर इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। रामपुर की टोटल आबादी का लगभग 65% जो है वो अल्पसंख्यक है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में 15वीं जनगणना के पहले चरण की प्रक्रिया निम्न तिथियों में से किस में होनी थी? बात कौन सी जनगणना की हो रही है दोस्तों? 15वीं जनगणना की बात हो रही है। जी दोस्तों, बिल्कुल ठीक है, 16 मई से 30 जून 2010 तक। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे ज्यादा है? जी दोस्तों, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। और दोस्तों, सामान्यतः जो अभ्यर्थी होते हैं वे इस प्रश्न को देखते ही महाराष्ट्र को टिक कर देते हैं, जबकि राइट ऑप्शन इस प्रश्न का क्या है? पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों याद रखिएगा कि किसी राज्य के बारे में जब बात हो रही तो सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या घनत्व, तो वहां पर पश्चिम बंगाल आपका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ज्यादा जानकारी और तैयारी के लिए बने रहिए दोस्तों अपने चैनल BSAT की क्लासेस के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।